वकील चाचा जब भी आते हैं एक बार वह पूरी तरह मच जाती है। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। उसने झेले हैं। अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना ने उसे कितना तिलमिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तक एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का भाव जागा था, बहुत तीखा और कटु होकर। अपमान की भावना ने उस दंश को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और कोई 1 साल से ऊपर हुआ। चाचा ने ही आकर कहा था, क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता। बंटी को लेकर उसके मन में एक कचोट है और यही कचोट कभी कभी तो वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। ना चाहते हुए भी आशा की एक हल्की सी किरण मन में औंधी थी। कौन जाने बंटी ही, चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो ना जाने क्यों लगता था कि ये मात्र बंटी के लिए ही नहीं है, बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को बुलवाया। उससे तो मुलाकात तक नहीं की, फिर भी शकुन को लगता रहा था कि न मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहाँ से अकेला नहीं लौटा, अपने साथ अजय को भी ले आया हो। पर धीरे धीरे वह कचोट भी शायद समाप्त हो गई। कम से कम यह स्पष्ट तो हो गया कि उसे लेकर कुछ भी आशा करना व्यर्थ है, और उसके बाद से बराबर यह लगता रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णयात्मक रूप से। और तब से समय उसके लिए जम गया था, शिला की तरह। चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो उसे यही लगता था कि उम्मीद तो उसे न अब है न पहले कभी थी। फिर किस बात की उम्मीद? फिर से साथ रहने की कोई चाहत उसके मन में नहीं थी। उसने कई बार अपने और अजय के संबंधों के रेसे रेसे उधेड़े हैं, सारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी और सारी स्थिति से बहुत तटस्थ होकर भी, पर निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करने, अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से। तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी, वह भी जिसमें दम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांसें उखड़ जाती हैं और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नीरे एक शून्य में बदलकर। और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दांव पेच खेल गए थे, कभी कोमलता के, कभी कठोरता के, कभी सब कुछ लुटा देने वाली उदारता के, तो कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता के। प्रेम के नाटक भी हुए थे और तन मन को डुबो देने वाली विभोर क्षणों के अभिनय भी। पता नहीं उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या उत्तेजना रही भी हो, पर शायद उन दोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार, हर अदा को एक नया दांव समझने को मजबूर थे, और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सका, नहीं बना। साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव की यात्रा भी। अलग रहकर भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने ही अपनी जीत की संभावनाओं को एक नया संबल मिल गया था कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। और वकील चाचा की हर खबर, हर बात इन संभावनाओं को बनाती बिगाड़ती रही थी। सामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा सायास और सन्नत जीवन उसे जीना पड़ा, उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया
और वह आज भी उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है, सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं। एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था, और जैसे उसका मुकाबला करते करते, उससे जूझते जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई थी। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके लिए जैसे निरर्थक हो उठी थी। कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती तो शायद इतनी मानसिक यातना तो न भोगनी पड़ती। तब उसका हर बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती। पर अब नहीं, अब और नहीं। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ा रहे हैं। मेज के इस ओर शकुन बैठी है और दूसरी ओर वकील चाचा। कितने दिनों के बाद उसने अजय के दस्तखत देखे थे और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है। धकेले दिए जाने की विवश चोट भर है, पर कैसा है यह चोर? न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। उसके अपने ही मन में जाने कितने कितने प्रश्न तैर रहे हैं। क्या खुद उसे अजय का संबंध भारी नहीं पड़ने लगा था? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं चाहती थी? तो फिर कैसा यह दंश? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती आई है? नहीं, अजय से कुछ न पा सकने का दंश यह नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया जो उसका प्राय था, या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता, छटपटाता। साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए साथ नहीं रह रहे हैं। स्थिति तब भी वैसे ही रहती, पर फिर भी इतना कुछ बदल गया होता। यदि अजय के साथ मीरा न होती, बल्कि उसके अपने साथ कोई होता। सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है यह, वरन अजय को हरा न पाने की चुभन है यह, जो उसे उठते बैठते सालती रहती है। इन फरफराते पन्नों ने उसके और वकील चाचा के बीच अनजाने ही शायद बहुत बड़ी खाई खोद दी है। तभी तो चाचा अस्वाभाविक रूप से चुप हो गए हैं, वरना इतनी देर तक चुप रह पाना चाचा के लिए संभव नहीं है। दोनों के बीच जबरदस्ती घिर आए इस मौन ने सारी स्थिति को जैसे कहीं और अधिक जटिल बना दिया। शकुन ने कागजों को उठाया, तय करके चाचा की ओर बढ़ाते हुए बोली, इन्हें रख लीजिए। आप इतने चुप क्यों हो गए? अपने स्वर की सहजता से वह स्वयं चौंकी। कहीं यह भाव भी जागा कि ऐसी स्थिति में बहुत सहज स्वाभाविक बने रहने की क्षमता उसमें है। चाचा ने इतनी गहरी सांस ली, मानो बहुत देर से वे सांसें रोके ही बैठे थे। आखिर यह काम भी मेरे ही हाथों होना था। लोग जोड़ते हैं, मैं तोड़ने वाला बना। पता नहीं तुम भी क्या सोच रही होगी। स्वर की व्यथा शकुन को ऊपर से नीचे तक सहला गई। कोई बहुत ही मीठी सी बात कहकर चाचा को आश्वस्त करने का मन हुआ। आया तो था कि आज तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा, तुम्हें समझाऊँगा, पर क्या बताऊँ शकुन, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। उनका स्वर एकदम भर्राया हुआ था। सीधे सच्चे मन से निकली हुई चाचा की इन बातों में उसे कहीं भी बनावटी या कृत्रिम की बू नहीं आ रही। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? इसमें नया तो कुछ नहीं हुआ। जो था उसे ही तो कानूनी रूप दिया जा रहा है। और कहने के साथ ही उसे लगा, काश वह अपने मन को भी ऐसे ही समझा पाती। दोनों के बीच फिर मौन घिराया। वे दोनों और आसपास का सारा माहौल कुछ अजीब तरह से स्तब्ध था। केवल पास में पलंग पर सोया बंटी रह रहकर हाथ पैर चलाता या करवट लेता।
और फिर एकाएक चाचा ने बात शुरू कर दी, बिना किसी भूमिका के। शायद शकुन की बातों ने, उसके स्वर ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था, या कि उस संकोच को तोड़ दिया जिसके नीचे दबे दबे वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हो सकता है तुम्हें मेरी कल की बात का बुरा लगा हो। रात में भी मैं इसी बात पर सोच रहा था, पर बंटी को तुम्हें हॉस्टल ही भेज देना चाहिए। चाचा फिर अपने फॉर्म में आ गए थे, पर शकुन का मन सशंकित हो आया। शकुन जानती है कि हॉस्टल का आग्रह चाचा के अपने मन की उपज नहीं, वे उसे कलकत्ते से ढोकर लाए हैं। यह एक आदेश है जो सुझाव के घोल में लपेटकर उसके पास भेजा गया है, और इसीलिए वह बहुत कटु हो आई। 7 साल में अकेली ही तो बंटी को पाल रही हूँ। उसका हित अहित मैं दूसरों से ज़्यादा जानती हूँ। तुम मुझे दूसरों से गिनने लगी हो? कब से? यह सही है कि मैं अजय का मित्र हूँ, कलकत्ते रहता हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं है। पक्षपात की शिकायत भी करना चाहोगी तो एक बार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। शकुन एक क्षण को भीतर ही भीतर लज्जित हो आई। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, आप गलत समझ गए। मैं तो खैर छोड़ो, शकुन को अब सुनना है, बोलने में नहीं देंगे। तुम यहाँ मत सोचना कि केवल अजय ही ऐसा चाहता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि बंटी को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। शकुन चुप। तुम भी जानती हो मैं बहुत साफ और दो टुक बात करने वाला आदमी हूँ। जरा सोचो, स्कूल के अलावा बंटी सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है या तुम्हारी उस फूफी के साथ? तुम्हारे यहाँ अधिकतर महिलाएं ही आती हैं, यानी इसकी क्या कंपनी है? बहुत हुआ पड़ोस के 1-2 बच्चों के साथ खेल लिया, पर एक 8-9 साल के ग्रोइंग बच्चे के लिए यह तो कोई बात नहीं हुई ना। ही शुड ग्रो लाइक अ बॉय, लाइक अ मैन। शकुन चुपचाप चाचा का मुँह ताक रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें से कितनी बातें चाचा की अपनी हैं और कितनी को वे केवल उस तक पहुंचा रहे हैं। पर एकाएक अजय बंटी को हॉस्टल भेजने को इतने उत्सुक क्यों हो गए? उसे सारी बात में एक अजीब सी गंध आने लगी। पहले अजय ने अपने आप को काटा, अब क्या बंटी को भी शकुन से काटना चाहते हैं? जाने कैसी कड़वाहट सी उसके तन बदन में घुलने लगी। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? कल मैं देख रहा था किस कदर वह अब भी तुमसे चिपका चिपका रहता है। यह सब बहुत नॉर्मल नहीं है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वह तो उसे इस घर में नहीं मिल सकता। थोड़ी देर पहले चाचा के चेहरे पर जो उदासी थी, गिल्ट का जो बोझ था, वह सब पता नहीं कब बह गया। पर शकुन के मन की टूटन, रोम रोम को सहलाता हुआ दंश तो अब भी जैसा का तैसा बना हुआ है। ऊपर से वे सारी बातें। वकील चाचा को क्या एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आ रहा है कि कितना सह सकती है आखिर शकुन? अच्छा बताओ, बंटी जिस तरह पल रहा है, तुम उससे संतुष्ट हो? और जैसे पहली बार उसका उत्तर सुनने के लिए वे चुप हुए। मैं जितना भी संभव हो सकता है उसके लिए करती हूँ। कॉलेज के बाद का सारा समय एक तरह से उसी पर देती हूँ, और कर ही क्या सकती हूँ। ओफो, बात तुम्हारे करने की नहीं है। इससे किसको इनकार है कि तुम बहुत करती हो, बल्कि जितना नहीं करना चाहिए उतना करती हो। पर उससे तुम हम उम्र बच्चों की कंपनी तो नहीं दे सकती हो ना। और उन्होंने नजरें शकुन के चेहरे पर गड़ा दी। एक बार शकुन का मन हुआ कि वह एक शब्द भी न बोले, ढीठ बनकर सब सुनती चली जाए। देखे कहाँ तक बोलते हैं। क्यों सुने वह अब इन सब लोगों की बातें? क्यों माने इन लोगों के सुझाव? अपने और बंटी के बारे में वह पूरी तरह स्वतंत्र है, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बोलो, बंटी को हॉस्टल भेजने की बात तो आपने कह दी, पर कभी यह भी सोचा है कि उसे हॉस्टल भेजकर मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी? और उसका स्वर एकाएक ही बिखर गया। वह कहीं से भी अपने को दुर्बल नहीं दिखाना चाहती थी, पर जाने कैसे गला भींच सा गया। चाचा की नज़रों की चुभन और भी तीखी हो गई। शकुन को लगा जैसे बात कहने के पहले या तो वे अपनी बात का वजन तोल रहे हैं या शकुन के सहने का सामर्थ्य। वह भीतर ही भीतर कहीं से बेचैन होने लगी, साथ ही मन में एक आक्रोश भी घुलने लगा। बंटी उसके अधिकार की सीमा है जिसमें वह किसी को नहीं आने देगी।
अपने चेहरे पर नजरें टिकाए चाचा उसे बड़े घाघे लगे। एक क्षण को इच्छा हुई ऊपर से ओढ़ी हुई ही सद्भावना के रेसे रेसे बिखरा दे और वात्सल्य में छिपी उस मक्कारी को उखाड़ कर रख दे। कौन सा दांव अब चलेंगे? वह अपने को पूरी तरह तैयार करने लगी। मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही न खत्म कर दो। तुम्हारा यह अतिरिक्त स्नेह उसे बौना ही न छोड़ दे। शकुन ऊपर से नीचे तक तिलमिला गई, पर फिर भी उससे एक शब्द तक नहीं कहा गया। चाचा धीरे धीरे और संभल संभल कर बोल रहे थे। शायद शकुन के चेहरे की प्रतिक्रिया भी उन्होंने समझ ली थी और स्थिति की नाजुकता भी। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। शकुन चुपचाप पैर के नाखूनों से धरती कुतरती रही। उसे कुछ नहीं कहना, बस वह करेगी वही जो उसे ठीक लगेगा। बात बंटी के हित की है और सच पूछो तो बंटी से भी ज़्यादा तुम्हारे हित की है। तुम मानोगी नहीं और कहना भी बड़ा अजीब लगता है, पर मेरे सामने इस समय तुम्हारी बात सबसे प्रमुख है। शकुन चौंकी। अब यह कोई नया दाव है क्या? अंधेरे में चाचा का चेहरा बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर स्वर में कहीं भी किसी तरह के दांव पेच की गंध नहीं थी। क्या भरोसा, वकील आदमी ठहरे। ज़रा आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी ज़िंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, अपनी इच्छाएं और अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी ज़िंदगी में। चाचा एक क्षण को रुके, मानो बात को धीरे धीरे कहकर उसके एक एक पहलू के महत्व को समझा देना चाहते हों। और इस स्थिति की दो ही परिणति हो सकती है, या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, और या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की, वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। शकुन को लगा जैसे कोई पूरे होश हवास में उसे आरी से चीर रहा है। एक बहुत ही कटु और विवस्त सच्चाई है जिसे उसके पूरे नंगेपन में चाचा उसके सामने रखना चाहते हैं। पर क्यों? क्या वह यह सब नहीं जानती, या कि उसने इस पर नहीं सोचा? दिनों, हफ्तों, महीनों सोचा, रात भर जाग जाग कर सोचा, पर यह सोचना उसे कहीं उभारता नहीं, केवल डुबोता है, गहरे में और गहरे में। एक क्षण को कहीं बहुत गहरे में डूबी डूबी सी शकुन को चाचा की आवाज़ बड़ी अस्वाभाविक सी लगी। वह एक टक चाचा के चेहरे को देखकर भी जैसे कुछ नहीं देख रही थी। जो होना था सो तो हो ही गया, और चलो अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी उस तनाव में काटने की अपेक्षा तो उससे मुक्त होना लाख गुना अच्छा था। यह कानूनी कार्रवाई हो जाए सो भी अच्छा ही रहेगा। यह संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़ भिड़ लो, अलग रहने लगे, पर कहीं न कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है। वह आशा चाहे जिंदगी भर न पूरी हो, होती भी नहीं है, फिर भी मन है कि इधर उधर नहीं जाता, बस उसी में अटका रह जाता है। शकुन का मन हुआ कि साफ साफ कह दे, उसके मन में आशा का कोई तंतु वंतु नहीं है, पर इतना बड़ा झूठ उसे नहीं बोला गया, सो भी वकील चाचा के सामने। उम्र और अनुभवों ने सान चढ़ाकर उनकी नज़रों को बहुत पैना बना दिया है। पर मैं जानता हूँ कि अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो, बिल्कुल नए ढंग से, एकदम व्यवहारिक स्तर पर। शकुन की आंखों में एक बड़ा असहाय सा भाव उतर आया। क्या रखा है सोचने के लिए उसके पास? तुम सोच रही होगी कि पहले इन कागज़ों पर दस्तखत करवाए, फिर बंटी को अलग करने की बात शुरू कर दी। कितना क्रूएल हूँ मैं, क्यों? यही सोच रही थी ना? नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। झूठ बोलते समय उसका अपना स्वर शायद बहुत कांप सा रहा था। कम से कम उसे ऐसा ही लगा।
सोचा भी हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए बंटी को अलग नहीं करना चाहता। बिना बंटी को अलग किए भी तुम सोच सको तो अच्छा है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम केवल बंटी की माँ ही नहीं हो, इसीलिए केवल बंटी की माँ की तरह ही नहीं मत जियो, शकुन की तरह भी जियो। चाचा का अभिप्राय वह समझ भी रही थी और नहीं भी समझ रही थी। ठीक है, जो कुछ भी हुआ वह बहुत सुखद नहीं है, पर वह अंतिम भी नहीं है। कम से कम तुम जैसी औरत के लिए वह अंतिम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और एकाएक ही शकुन को वह रात याद आ गई, जब इसी तरह आमने सामने बैठकर चाचा उसे समझा रहे थे। दो जने साथ रहते हैं तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है शकुन, अपने को कुछ तो मारना ही पड़ता है। और जब उनके सारे हथियार चूक गए थे तो बड़े हताश स्वर में बोले थे, यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। संबंध को निभाने की खातिर अपने को ख़त्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को ख़त्म कर दो। विवाह के बाद से ही उसके जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ के साथ चाचा किसी न किसी रूप से जुड़े ही हुए हैं। अब फिर किस महत्वपूर्ण दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं ये। अगर अजय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? क्यों अपने को इतना बांध बांध कर रखती हो? आखिर प्रिंसिपल होने के नाते यहाँ के भद्र समाज में तुम्हारा उठना बैठना होगा ही। इस दृष्टि से कभी इस बार शकुन एकाएक जैसे चौंकी। क्या चाचा डॉक्टर जोशी की ओर संकेत कर रहे हैं? पर नहीं, जिस बात को पूरी तरह उभरने के पहले खुद उसने अपने ही मन में दबा दिया, उसे चाचा जान ही कैसे सकते हैं? फिर भी वह हल्के से सावधान हो आई। तुम में क्या नहीं है? बुद्धिमान हो, पढ़ी लिखी हो, प्रिंसिपल हो, सारे शहर में तुम्हारा मान सम्मान है। फिर एक क्षण को ठहरकर हल्के से विनोद के साथ बोले, परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें कितना ही तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। रियली यू सीम टू बी एज प्रूफ। और इस वाक्य के साथ वातावरण जैसे हल्का हो आया। सारी बात को और अधिक सहज बनाने के लिए उन्होंने फिर कहा, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। बीती बातों को तो काटते रहना बूढ़ों का स्वभाव होता है, पर तुम तो। पास सोए बंटी ने करवट ली और एकदम पलंग की पाटी पर आ गया। शकुन झटके से उठी और उसे गिरने से बचाया। इतना लौटता है कि अगल बगल में रुकावट ना हो तो रात में 5-10 बार तो नीचे ही गिरे। फिर धीरे से बीच में करके उसे बड़े स्नेह से थपथपाने लगी। चाचा ने मेज पर से टोपी उठाकर सिर पर रखी और उठने की मुद्रा में बोले, अरे अब छोड़ो ये रुकावटें लाना, गिरता है तो गिरने दो, कुछ नहीं होता इस तरह गिरने से। गिर गिर कर ही बच्चे बड़े होते हैं, बनते हैं। और वे उठ खड़े हुए। इस सिलसिले में मुझे एक अमेरिकन की बात याद आती है। वह कुछ महीनों यहाँ रहा था और देखने सुनने के बाद बोला था कि हिंदुस्तानी लोग बच्चों से प्रेम नहीं करते, उन्हें बच्चों से मोह होता है, अंधा मोह। सच कहता हूँ, तब मुझे बड़ा ताव आ गया था उस पर बाद में सोचा वह ठीक ही कहता था। एक आम हिंदुस्तानी बच्चे की सही ढंग से परवरिश करना जानता ही नहीं। प्यार और देखभाल के नाम पर माँ बाप ही अपने को इतना थोपे रहते हैं बच्चे पर कि कभी वह पूरी तरह पनप ही नहीं पाता। और अपनी छड़ी उठाकर वे एकदम खड़े हो गए। उनसे दुगनी उनकी छाया लॉन में लेट गई। यह क्या, आप एकदम ही चल दिए? और नहीं तो क्या, 10:30 तो बज गए। वैसे भी आज सवेरे का निकला हुआ हूँ, कल तो चले जाएंगे ना? बस कल कूच। अगला चक्कर कब लगेगा आपका? साथ साथ चलते हुए ही शकुन ने पूछा। अपना आना अपने मुवक्किलों के हाथ है, जब भी किसी की तारीख पड़ जाए। और बढ़कर शकुन ने फाटक खोला। चाचा घूमकर खड़े हो गए। देखो शकुन, मेरी बातों पर जरा गंभीरता से सोचना। जो कुछ मैंने कहा वह महज तस्लील देने के लिए नहीं, बल्कि आई मीन इट। और उन्होंने बड़े स्नेह से शकुन का कंधा थपथपाया तो शकुन भीतर तक भीग आई। फिर एक क्षण रुक कर बोले, देखो अब जब भी तारीख पड़ेगी अजय आ जाएगा। बस 10 मिनट के लिए कोर्ट जाना होगा। इस किस्से को भी ख़त्म ही करो। अच्छा। और वे घूम पड़े। अंधेरे में तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ उनका आकार छोटे से छोटा होता चला गया और फिर मोड़ पर जाकर अदृश्य हो गया।
पर शकुन जहाँ की तहाँ खड़ी रही। चाचा की उपस्थिति के स्वर की आत्मीयता के लाजवाब तर्कों के जादू ने उसके मन की सारी शंकाओं और संदेह को दूर कर दिया था। मंत्र विद्यु से उसने चाचा की एक एक बात पर विश्वास कर लिया था और उसे चाचा की सारी बातों में अपना हित ही नजर आया था। पर चाचा के अंतिम वाक्य ने जैसे एक झटके से सारा जादू तोड़ दिया। कुछ नहीं, वे वकील उससे हस्ताक्षर करवाने आए थे। कहीं वह अड़ ही जाती तो अजय के लिए एक संकट पैदा हो सकता था। मीरा इज एक्सपेक्टिंग, चाचा के शब्द उभरे, तो इसीलिए यह सारा जाल रचा गया था। यह बात तो अजय भी लिख सकता था, पर शायद इसीलिए चाचा को भेजा गया कि कोई रास्ता बाकी न रह जाए शकुन के बच निकलने के लिए। तारीख भी जल्द ही डलवानी है, बच्चा होने से पहले सारा रास्ता साफ कर ही लेना है। वह फिर छली गई, वह फिर बेवकूफ़ बनाई गई। उसका रोम रोम जैसे सुलगने लगा। वे बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, शायद उसे भी धीरे धीरे कब्जे में कर लेना चाहते हैं, पर वह बंटी को कभी भी हॉस्टल नहीं भेजेगी। वह जानती है अजय बंटी को बहुत प्यार करता है, पर अब से वह बंटी को मिलने भी नहीं देगी। बंटी से न मिल पाने की वजह से अजय को जो यातना होगी, उसकी कल्पना मात्र से उसे एक क्रूर सा संतोष मिलने लगा। मरे मरे हाथों से शकुन ने गेट बंद किया और किसी तरह अपने को घसीटती हुई पलंग पर लाई। बंटी सोया था, बेखबर और निश्चिंत। जरूर किसी राजा रानी और परियों के सपनों में खोया होगा। रोज कहानी सुनता है, पढ़ता है और फिर ऐसे ही सपने देखता है। उसने झुककर उसे एक बार प्यार किया। उसके माथे पर बालों की जो लटें छितरा आई थी, उन्हें समेटकर पीछे किया। लगा बंटी का शरीर एकदम ठंडा हो आया है। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अपने में ही डूबे डूबे उसे पता ही नहीं लगा। उसने जल्दी में बंटी को गोद में उठाकर साड़ी का पल्ला उसके चारों ओर लपेट दिया और बिस्तर ले आई। बहुत ही धीरे से संभालकर उसने उसे पलंग पर सुला दिया, जैसे कुछ बहुत ही अमूल्य, बहुत ही कीमती हो। और तब एक अजीब सी भावना मन में आई, बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वह हथियार भी है जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। और जब वह खुद पलंग पर लेटी तो उसे पहला चेहरा डॉक्टर जोशी का ही उभरा। वह चेहरा जो एक समय बार बार उभरने लगा था अपनी अनेक अनेक मुद्राओं के साथ, पर जिसको उसने बरबस ही अपने से परे हटा दिया था। इधर 4-5 महीनों से कोई पता नहीं। एक तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, फिर शकुन का निहायत ही सर्द और जड़ व्यवहार, और आज अचानक फिर से सब कुछ याद हो आया। पिछली सर्दी में बंटी बीमार हो गया था तो कितनी आत्मीयता और एहतियात से संभाला था उसे। केवल बंटी को ही नहीं, बुखार के बढ़ते रहे पॉइंट के साथ हौसला खोती और घबराती शकुन को भी संभाला था। बीमारी के कारण ही दोनों का परिचय हुआ था। धीरे धीरे कारण हट गया, बस परिणाम बाकी रह गया। वह पति से अलग होकर रहती है, यह शायद सारा शहर जानता है। इसीलिए एक बार भी बंटी के पापा के बारे में नहीं पूछा था। हाँ, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार ज़रूर दे दिया था और फिर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया था। शायद ऐसी बातें कभी शब्दों की मोहताज नहीं रहती। जब तक बंटी के समाचार जानने या कि ऐसे ही इधर से जा रहा था का सहारा लेकर आते रहे थे। चाय पानी होता था, बातचीत होती थी, पर शकुन पर उन सारे संकेतों के प्रति उसी उत्साह या ललक के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती थी। और फिर शकुन की उदासी के कारण ही सब कुछ समाप्त हो गया, शायद शुरू होने से पहले ही। किशोर उम्र वाली भावुकता तो थी ही नहीं कि आदमी खाना सोना तक भूल जाए। बड़े नामालूम ढंग से ही सब शुरू हुआ था और वैसे ही खत्म भी हो गया। बस एक हल्का सा अक्स उसके मन में कहीं रह गया था। आज अनजाने ही वकील चाचा उस पर से समय की धूल पहुँच गए। चेहरा उभरने के साथ ही पहली बात मन में आई, अजय के मुकाबले में जोशी कैसे हैं? और दूसरी बात आई, मीरा के मुकाबले में कैसे हैं? मीरा को उसने नहीं देखा, बस सुना है उसके बारे में। अनेक काल्पनिक चेहरे भी उभरे हैं मन में। पहले वह उन काल्पनिक चेहरों की तुलना अपने से किया करती थी। वह तुलना बहुत स्वाभाविक भी थी, पर जोशी और मीरा के मुकाबले की क्या तुक है भला? फिर भी मन है कि बार बार कुछ तोल परख रहा है। उसे याद है
पहले भी जब जब उसने जोशी के बारे में कुछ सोचा था, अनजाने और अनचाहे ही हमेशा अजय आकर उपस्थित हो गया था। केवल अजय ही नहीं, कहीं मीरा भी आकर उपस्थित हो जाती थी। उसे साफ लगता था कि जोशी या किसी का भी चुनाव उसे करना है तो जैसे अपने लिए नहीं करना है, अजय को दिखाने के लिए करना है, मीरा की तुलना में करना है। पर जब जब यह भावना उठी, उसने स्वयं अपने को बहुत धिक्कारा, अपनी भड़तरसना की। क्यों नहीं वह अपने लिए जीती है, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती। पर आज फिर अजय आकर खड़ा हो गया, अनदेखे मीरा आकर खड़ी हो गई। उसने अभी अभी हस्ताक्षर करके दिए हैं। कम से कम अब तो वह इन सब से मुक्त हो जाए। उसे मुक्त होना है, एक नई शुरुआत करनी ही है। पर फिर मन में कहीं तैर ही गया, अजय को उसे दिखाना ही है कि वह अगर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है तो वह भी कर सकती है। नहीं, उसे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। और तब उसने बरबस ही सब चेहरों को परे धकेल दिया। केवल जोशी का चेहरा बड़ी देर तक आंखों के सामने टंगा रहा। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुंह लिए घूम रही हैं, न हंसती हैं न बोलती हैं, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई हैं। वकील चाचा भी एक ही हैं बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, उसे देखना शुरू कर देंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हों। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कहती है सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया था, बस सांस जैसे घुट कर रह गई थी। और वे मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घूमा जाता होगा। चाचा जो कह के गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसे नहीं थी, पर वह क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाती हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी, लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले, एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही हैं? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी हैं, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौटकर आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थी। वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास? यह भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं और वह जाएगा नहीं? उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसी भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है, बैठी रहें ऐसी ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ, नहीं तो वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड ज़रूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो,
फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही हैं। पिछली बार भी पापा आए थे तो यह ऐसी ही भिन्ना रही थी, जैसे इनकी भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बना कर रख देती है। बंटी, क्या बात है? कैसे सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी? बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है। एक दिन बिना बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज़ रोज़ वही खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ज़िद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्दत उड़वा सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही हैं मम्मी? इसमें भद्दत उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ते किए ही चला जाएगा। वह मेज़ से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो। ना कहें, उसका क्या जाता है। हीरालाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई हैं जैसे समय का इन्हें कोई कुछ होश ही नहीं हो। वह बताएं कि 9:30 बज गए हैं, पर क्या फ़ायदा। कह देंगी अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा है? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने अपने सारे दोस्तों की विभू से कुट्टी नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी चाहती हैं कि वह पापा से कुट्टी कर ले, तो मम्मी उसे कहती। अच्छा, मान लो मम्मी उसे कहती तो वह कुट्टी कर लेता और उसके मन में ना जाने कितनी चीज़ें तैर गई। कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को तो ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में ज़रा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? वे तो चाहती ही हैं कि मैं नहीं जाऊं। मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज़ोर का ताप चढ़ा है। सीध देकर वे तो गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं। मुझे इत्ला देने को भेजा है। और वह चली गई। अब बंटी रोने को हो आया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझको छोड़कर आओगी। बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूल आया। जल्दी चलो, अब भी चलो। छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा। कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही हैं, जैसे कहना है इसीलिए कह रही हैं बस। ले जाए ना ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएं। इस घर में आने जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहें सज़ा दे लो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझसे तो आप जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही हैं, ढीठ होती जा रही हैं। बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने वाली बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही हैं। देखो, कह देना कि 8 बजे तक तुम लेने आओगे, इसीलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। तू भी कह देना रे, 8 से देर नहीं करे, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही हैं, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं
जो वह पापा से पूछेगा। मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती हैं या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं और सख्त मम्मी उसे डराती है। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती हैं। उसकी और मम्मी के बीच में ज़रूर कोई रहता है। शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप समझे भी क्या। मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती, पर एक बात वह ज़रूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं हो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आएगा। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो। पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया। बंटी बेटे, और दोनों गाल पर ढेर सारे किस्सू दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरा लाल बीमार पड़ गया और कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे। और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफ़ी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। अरे तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दें, पर कहा नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए। पापा उसे एकटक देख रहे हैं। वह झिप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्शन साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश। लो, हमने भी शाबाशी दे दी और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम? धत तेरी का, यह भी कोई खेल हुए लड़कियों के? क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा, पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? छोटी 2 पहिए वाली। मम्मी कहती है जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएंगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन है टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे 1 क्लास आगे है। और कुन्नी है। कुन्नी कौन? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उनका घर भी उधर ही है। हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर भी पापा हंस रहे हैं। और कौन दोस्त हैं? कोई नहीं। बस कुल 2 दोस्त? नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, पर उनके घर दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है। मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं। फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ। खूब सारी पेंटिंग रखी है मैंने। अच्छी अच्छी तो मम्मी ने कमरे में लगा दी। अच्छा, इस बार हमारे लिए भी एक बनाना, हम भी अपने कमरे में लगवाएंगे। तो एक क्षण को बंटी पापा के चेहरा देखता रहा। कह दे कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी ही हुई है। पापा इसी घर को अपना क्यों नहीं बना लेते? अलग घर में क्यों रहते हैं? इस घर में मेरा बगीचा भी तो है, खूब सुंदर सा। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी सशंकित सी नज़रों से पापा की ओर देखा। उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा।
बहुत मज़ा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो। मम्मी चलेंगी तो चलूँगा। छी छी, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते? यह गंदी बात है बेटे। अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो? बंटी बहुत संकुचित हो आया। भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मज़ा चखा देता। पापा से क्या कहे, पर पापा ऐसी बात कहते ही क्यों हैं? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं वह भी नहीं रहे। बहुत चालाक हैं। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफानने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? उसने एक उड़ती सी नज़र डाली। पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज़ हो जाएं तो? वह पापा को जानता ही कितना है। मम्मी की तो हर बात उसे पता है। पर पापा, बोलो। इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें? छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे। नई नई चीज़ें देखोगे। विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन्स, लेंस, जू। और पापा एकाएक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़ा शहर, बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एकाएक जगह की कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने बिगड़ने लगे। मन में एक साथ ही जाने कितना उत्साह और कौतूहल जाग उठा। वहाँ सब बंगला में बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा? वहाँ सब मच्छी भात खाते हैं, तब तो सारे शहर में मछली की बदबू ही आती रहती होगी। 13-14 तल्ले का मकान कितना ऊंचा होगा? और वह नज़र ऊंची करके अंदाज़ा लगाने लगा। हुगली में जहाज़ भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाकर। पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है। आपने जादू देखे हैं उनके? कमाल। 7 बौनों वाली कहानी के जादूगर जैसे हैं पीसी सरकार। अच्छा पापा, बंगाल की जादूगरनियाँ देखी हैं आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख लेती हैं? जादू के जोर से आदमी वेश बदल सकता है और हर उत्तर के साथ उसके सामने कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही है। वह मुग्ध सा सुन रहा है और कल्पना की आंखों से बहुत कुछ देख भी रहा है। पर बोलो, आओगी छुट्टियों में? के साथ ही सारा जादू झटके के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे। दोपहर में तो सोते हो ना? उसने यूं ही सर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ से तो निकल कर भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा लेटा कलकत्ता ही देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वह शाम को आता तब भी ठीक था। लो, पापा की तो नाक भी बजने लगी। घुर्र खूं, घुर्र खूं। बंटी को हंसी आने लगी। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लग रहा है पापा का चेहरा? उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं। और तभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ी वाली कलाई उभर आई। बंटी बहुत ऊबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बिठाकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीज़ें और दिलाएं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई और फिर उससे मांगा ही नहीं गया। खा पी कर घूम फिर कर शाम को वे लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा पापा को, और ज़ोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर
जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूदकर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांसें जहाँ की तहाँ रुक गई। चपड़ासी और दरबान ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हूँ तो। वह भीतर तक कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधे घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके जाने के 5 मिनट पहले ही। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वह बड़ी असहाय सी नज़रों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलता ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नज़र डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है। घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया है उसी में घूमो फिरो और लौट आओ। नॉनसेंस। एकाएक ही बंटी की छलछलाई आंखें बह गई। पता नहीं माली के लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर, या कि इस भय से कि पापा कहीं रात में यहीं रुकने को ना कह दें। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया और सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा। पागल कहीं का, यहाँ क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास? मम्मी के पास जाऊंगा, रोते रोते ही बंटी ने कहा। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा है कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया। चला गया तो क्या, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा बस। बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हो, कहीं उसे बहका तो नहीं रहे। अभी चुप करने के लिए कह दें और फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे। पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए? तो असवाई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर तो। वह तो अब बड़ा हो गया है, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा? एकदम खुश हो जाएंगी। वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा को हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी ख़त्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करें, पापा से वह सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता है। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं। वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में समा ही नहीं रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए, जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या पहाड़ लांग गए थे। वह भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चिढ़ाई फूफी कि बंटी लड़की है। अब मम्मी भी उदास नहीं होंगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा यह नहीं पूछेगी, आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ। उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों हैं?
अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चलें, कलकत्ता चलने की बात ही कहें या कि उसे लड़के वाले खेल खेलने की बात ही कहें, पर कुछ तो कहें। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए, जैसे उनके और पापा के बीच में कोई और आ गया है। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा हैं कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल लाल करके। तो पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बस यही घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया था। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी, पापा आए हैं। लॉन में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आ खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया है। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोंगरा खूब फूला है। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देखकर चला आया। आपको तकलीफ़ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। यह पापा बोले थे? एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआंसा हो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही हैं, किसी को ऐसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए। रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है। 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ, पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, पर आवाज़ें कैसी बदली हुई हैं। पापा ने कहाँ आने को कहा है? मन हुआ पूछे, पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़ कर गया। रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने से भी पाप लगता है, और अगर फूल पत्ता तोड़ो तब तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोंगरे सवेरे ही खिले थे। उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़ लिया। कहाँ लगाऊं? बुशर्ट में कहीं फूल लगेगा? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खातिर करे वह पापा की। लाओ, हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। यह मेरा बोया हुआ मोंगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ रोज, दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया। वह जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता है। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे से हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्न रह गया। मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा।
पर उसकी अपनी आँखों में आंसू आ गए और आंसुओं के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन में बने थे सब बह गए। वह और मम्मी पहले की तरह बिल्कुल अकेले अकेले। उसने बड़ी ही निरीह बेबस नज़रों से मम्मी को देखा। मम्मी शायद उधर देख रही थी जिधर तांगा गया था। फिर धीरे से घूम गई। चल भीतर चलकर कपड़े बदल, मरी मरी सी आवाज़ में मम्मी ने कहा और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती सी भीतर ले चली। मम्मी का हाथ उसकी पीठ पर रखा था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उसे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया यह मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी का भाग 3 अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इस तरह की कहानियाँ कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।